बात आप ये बताइए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके लगने की कंडीशंस क्या होती हैं। कल इसके बारे में डिस्कस हुआ था। Sir, the तो object should be in motion. स्लिप, हमें सिर्फ ये बताना है यार, स्लिप और स्किड अगर होता है, स्लिप और स्किड अगर प्रेजेंट है तो हम कौन सा फ्रिक्शन दिखाते हैं, काइनेटिक, और अगर एब्सेंट है तो स्टैटिक। हमको हमेशा सिर्फ यही लाइन चाहिए, ठीक है। सिंगल, और इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक होते हैं सिंगल ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक, एंड ब्लॉक वर्ड में भी अपने आप का मतलब होता है, ब्लॉक का मतलब समथिंग विच कैन स्लाइड। ब्लॉक का मतलब एक गिफ्ट बॉक्स मान लीजिए, अमेजोन से आया हुआ गिफ्ट बॉक्स, तो उसमें पहिए लगे होते हैं कि उसको स्लाइड करना पड़ता है, तो ब्लॉक मतलब विदाउट व्हील्स। तो ऐसी चीजें फ्लोर के ऊपर स्लाइड करती है। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे आप, सपोज एम मास की बॉडी है और इसको हम पुल करें, स्लाइड करें, मतलब जैसे अगर हम चेयर को घसीटे या अपने टेबल को आप घसीटो, तो ये जमीन पे खिसकते हैं ना, फिर इनको आप क्या बोलोगे, स्लिड कर, स्लिप स्किड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, मतलब फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहे हैं, फिसलोगे। तो इस टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स आप किधर दिखाओगे, बैकवर्ड साइड पर। अगर ये मूव कर रहा है मान लीजिए, अगर ये मोशन में है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड दिखाई जाएगी, और अगर ये डी डिस्टेंस फॉरवर्ड चला गया, मान लो मूव करने के बाद इसका डी डिस्टेंस फॉरवर्ड मोशन हुआ है, तो वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स बाय द फंडामेंटल डेफिनेशन विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो वर्क डन विल बी force is a friction force, displacement is a d, and both are in the opposite direction, so theta will be cos 180 डिग्री, और ये आंसर आपका आ जाएगा माइनस टाइम्स एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, नेगेटिव आएगा ये, ठीक है। नोट करते जाए जल्दी से। फ्रिक्शन के तीन तरीके के केसेस होते हैं। हमारे कॉमन लाइफ में ऑब्जेक्ट्स कई टाइप के हैं, कुछ ऑब्जेक्ट स्लाइड करने वाले होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट करने वाले होते हैं। जो डोर हमारी इस क्लासरूम में लगा है वो डोर स्लाइडर है या रोटेटर है, मतलब रोटेट करने में। आपने कई जगहों पे स्लाइडिंग डोर भी देखे होंगे, स्लाइडिंग डोर और रोटेटिंग डोर। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऑब्जेक्ट विच कैन स्लाइड एंड ऑब्जेक्ट्स विच कैन रोल। तो जिसमें पहिए लगे होंगे वो क्या करेगा, किसी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें नीचे व्हील्स लगी हो, वो स्लाइड होते हैं या वो रोल करते हैं, उनका नाम ही रोलर है भाई। रोलिंग पिन, तो रोल करने वाला, तभी उसका नाम रोलिंग पिन पड़ा है। लॉन रोलर, समझ रहे हो आप इसको। तो रोल करने वाली चीजों में फ्रिक्शन का अलग कंसेप्ट है, स्लाइड करने वाली चीजों में फ्रिक्शन का अलग कंसेप्ट है। ये बात समझ में आई आपको? अब हम इसकी जगह पर दो ब्लॉक का केस ले लें, अगर केस ऑफ टू ब्लॉक्स, मतलब एक ब्लॉक उसके ऊपर एक और ब्लॉक मान लीजिए, और इसमें अगर हम किसी एक ब्लॉक को, मान लीजिए किसी एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सपोज मास m1 और मास m2 है ये, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यार। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, आप ये दो ब्लॉक, सिंपल सा एग्जांपल, ये चेयर और मोबाइल रखे गए हैं, तो चेयर को आप m1 मास मान लीजिए, चेयर m1 मास, और जो ये मोबाइल रखा गया इसको क्या मान लेते हैं, m2। तो अगर हम इस m1 मास को पुल करेंगे, तो अगर धीमे धीमे पुल करोगे तो वो मोबाइल जो है वो क्या चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर ये जो डिस्टेंस है इसका, मतलब चेयर के इस कॉर्नर से जितने डिस्टेंस पर मोबाइल को रखा गया है, ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस वेरी करेगा अगर हम चेयर को धीमे धीमे खींचे? तो आप क्या कहोगे कि ये मोबाइल स्लिप हुआ है, मूव हुआ है? अरे तो आपसे पूछना, तो आप कहाँ पे हो, तो आप अपने पॉइंट से बोलोगे, जिससे पूछा जाएगा वो अपने हिसाब से बोलेगा ना। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो हम प्लूटो के आदमी के हिसाब से तो बात करेंगे नहीं कि जुपिटर पे जो आदमी है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, समझ रहे हो? आप बताओ आप क्या हो रहा है, हम फिर से बता रहे हैं।
हम इस चेयर को खींचेंगे तो आप क्या बोलोगे, मोबाइल मूव किया या नहीं किया? लेकिन अगर मैं पूछूं कि स्लिप किया कि नहीं किया, तो ये स्लिपिंग नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक। सो इसीलिए जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो हम कहते हैं इन दोनों के बीच में नेचर ऑफ फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। तो इफ दे मूव टुगेदर, और इस टाइप के क्वेश्चन एनएलएम में बहुत सारे हैं, लिखा होता है कि दे आर मूविंग टुगेदर, तो ये वही चीज हो गई कि आप एक चीज को खींच रहे हो, उसके ऊपर रखी हुई चीज साथ साथ आगे आ रही है, तो हम कहते हैं इनमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और कुछ चीजें अपने प्रैक्टिकल से भी सोच के देखा करो, अगर मैं चेयर को झटके से खींचूंगा तो आपका ये फोन किस तरफ गिरने के चांसेस है, करके देख सकते हैं। किधर? अगर इसको बहुत तेजी से घसीटेंगे तो ये स्लिप करेगा। अभी तो फिलहाल वो चार्जर से कनेक्ट है इसलिए स्लिप कर गया, अगर कनेक्ट नहीं भी होता मान लीजिए तो भी ये स्लिप कर जाता है, मान लीजिए अगर इसको रखते तो। अगर एक झटके से घसीटेंगे तो किधर, समझ पा रहे हो आप? फिसला ना, अभी तो जब हमने इस चेयर को तेजी से घसीटा तो ये फिसल रहा है ना इसके ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन दिखाओगे? काइनेटिक। अगर एक बॉडी मूव करने पर इसके ऊपर रखी हुई बॉडी स्लिप कर गई तो आप बोलोगे इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर दोनों बॉडी साथ साथ आगे बढ़ रही है, उनमें स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे ये वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बस इसीलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ, हम वो मोशन, रिलेटिव मोशन और ये सब चीजें नहीं यूज करते। तो अगर ये साथ चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि डायरेक्शन आप इस ब्लॉक के ऊपर देख रहे हो कि इस ब्लॉक के ऊपर देख रहे हो। तो अगर हमने नीचे वाली बॉडी पर फोर्स लगाई है ना, तो जिस बॉडी पर आपने फोर्स लगाई है उसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड दिखाओ। अगर हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन बैकवर्ड इसके ऊपर, और न्यूटन थर्ड लॉ यूज करेंगे तो दूसरे बॉडी पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड। फ्रिक्शन उस बॉडी के लिए जिस पर फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट दिखाना होगा। अगर हम कैपिटल एफ की फोर्स ऊपर वाले बॉडी पर लगाते तो फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक विल बी लेफ्ट एंड देन फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक विल बी राइट। पहले थ्योरी पार्ट्स इंप्रूव करते हैं। देखो, सिंगल ब्लॉक में, फॉर अ सिंगल ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? सिंगल ब्लॉक में। तो सिंगल ब्लॉक में स्लाइडिंग का क्या मतलब है? एक सिंगल ब्लॉक में स्लाइडिंग का क्या मतलब हुआ कि सिंगल ब्लॉक अगर चलेगा तो काइनेटिक और नहीं चलेगा तो स्टैटिक। मतलब स्टेशनरी हुआ तो स्टैटिक और मूविंग हुआ तो बिटवीन टू ब्लॉक्स static, अगर इफ दे मूव टुगेदर स्टैटिक एंड इफ static, दे स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर काइनेटिक। kinetic, तो बेसिक पार्ट हो गया। डायरेक्शन कैसे देखोगे? जिस पर फोर्स लगाई है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, और फिर दूसरे वाली बॉडी पर एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से दिखाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? पॉइंट यहाँ तक क्लियर? चलिए अब दोनों की बात कर लेते हैं। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान लो एज्यूम करें कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है और ये स्टैटिक है, ऐसा तब होगा जब इनमें स्लिपिंग नहीं होगी। तो उस केस में फॉर ग्राउंड पर्सन एक बार फिर आप देखिएगा, अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर फॉरवर्ड लाते हैं मान लीजिए, और अगर मोबाइल स्लिप नहीं हुआ इसके ऊपर, तो आप लोग की फ्रेम से चेयर का डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या बोलोगे? अगर बिना स्लिप किए आगे बढ़ रहे हो तो ये ऑब्वियस है कि जो डिस्प्लेसमेंट इस वाले ब्लॉक ने किया होगा, अगर इसने मान लो डी डिस्प्लेसमेंट की तो इसने भी डी की होगी, दोनों ही सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे अगर ऊपर स्लिप नहीं कर रहे तो। ऐसे में वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन द लोअर ब्लॉक, वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन द लोअर ब्लॉक, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क लोअर ब्लॉक के ऊपर, क्या बोलेंगे इसको, प्लस या माइनस? कितना? माइनस एफ इंटू डी। वर्क बाय फ्रिक्शन अगर मैं अपर ब्लॉक पे निकालूं
अपर ब्लॉक पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड है, वो मूव भी फॉरवर्ड कर रहा है, बोथ आर फॉरवर्ड, पॉजिटिव वर्क प्लस ऑफ एफ इंटू डी, टोटल करेंगे तो 0 आएगा। तो ये तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन है, बट मेरे ख्याल से उसके नेक्स्ट पार्ट में शायद स्टैटिक भी पूछे, नहीं है? चलिए वो भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर रहे हैं डिस्कस। हाँ, फोर्थ की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्थ इज अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यही दोनों डिस्कस कर रहे थे। टोटल वर्क कितना आएगा? अभी रख दो फोन, रख दो भाई, अभी बता रहे हो फोन। मैं तो सिर्फ ये आइडिया दे रहा था कि एचसीवी लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले हमको शॉर्ट आंसर्स क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे थ्योरी इंप्रूव होती है। ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 लगाने से थोड़ा सा एप्लीकेशन इंप्रूव होती है। टोटल बताना 0। तो अगर क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन होता, क्या है क्वेश्चन फोर्थ नंबर जो है शॉर्ट आंसर्स में? कैन, बताइए, कैन स्टैटिक फ्रिक्शन डू नॉन जीरो वर्क? यस, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन डू नेगेटिव वर्क, कैन डू also, अगर आप टोटल ले लें, static friction can do zero as well as negative work as well as positive. So answer for that question will be yes, static friction can do the non-zero work. समझ आप? रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन बच्चा एचसीवी खोलो, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर से एचसीवी खोलिए, और आज रिपीट कुछ भी नहीं करूंगा। भाई अगर नेट कनेक्टिविटी इश्यू है तो आप लोग ऑफलाइन में हो। थर्ड क्वेश्चन इज नाउ अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तब आएगा जब ये एक साथ नहीं चल रहे होंगे, ये अलग और ये अलग, स्लिपिंग हो जाए ना उनके बीच में। तो क्या तब भी आप ये कहोगे कि अगर इसने डी डिस्टेंस मूव किया होगा तो इसने भी डी मूव किया होगा? तभी इनके डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। तो एक ने मान लो स्टैटिक कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, और हाईलाइटेड फॉर्म में लिख लिया ना कि टोटल वर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, ये पहले से लिख चुके हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक तरीका और भी होता लिखने का इनको, मतलब एक तरीके से इस टाइप की जो चीजें होती है कॉपी, यहाँ लिखा करो, ऐसी जगह पर कॉपी के टॉप पर लिखा करो, हाईलाइट करके यहाँ लिखा करो ताकि नजर पड़ जाए उसके ऊपर आपकी। काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइम पर अगेन बोलता हूं मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो स्लिपिंग के अपोजिट होता है, मतलब जिधर स्लिप करेंगे उसके अपोजिट। तो अगर आप अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड दिखा रहे हो, इसका मतलब इसके स्लिप करने का चांस किस तरफ रहा होगा? पीछे। स्लिप करने का चांस पीछे होगा। इसका क्या मतलब हुआ देखो, स्लिप करने का चांस बैकवर्ड है, इसका क्या मतलब है देखिए। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक सेकंड ऑब्जेक्ट रखते थे, और इसको आप मूव करो, मतलब इस पर फोर्स लगाइए, ये वाला बॉडी आगे चला गया। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि लोअर बॉडी फॉरवर्ड मूव की गई और अपर बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बॉडी उसकी जो लोकेशन थी वो एज इट इज रह गई। ये इस तरीके का अरेंजमेंट। तो ये सिचुएशन कब आई होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पर या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन? ठीक है, तो केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन इसकी क्या है? ऑब्जेक्ट ए के फ्रंट साइड पर, फ्रंट ऑफ ए। तो अगर इसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, अब लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर इस पर ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में? है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। बिकॉज अगर कोई पर्सन हमारा ग्राउंड पे होता है यहाँ पर, अगर किसी की आईज यहाँ पे होती, तो इसके लिए तो ब्लॉक बी इन फ्रंट ऑफ आई था, अब सेम ब्लॉक आपका उस आई से किसी एंगल पे चला गया, तो क्या बी की पोजीशन इस पर्सन के पॉइंट से चेंज हुआ है? नहीं हुआ है।
बट अगर कोई इसी के ऊपर देखोगे आप, तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। ये पूरी सिचुएशन बनेगी एट द टाइम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर मूव करने के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जो ब्लॉक बी है वो इसके रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन चेंज कर दे और बैकवर्ड आ जाए, तो ये सिचुएशन कब बनती है? जब ये ब्लॉक लोकेशन ऑफ अपर ब्लॉक चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसे में बी किधर फिसला होगा, किधर से किया है? तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी शुड बी फॉरवर्ड एंड एक्शन एंड रिएक्शन लॉ से डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए शुड बी बैकवर्ड। अब सपोज दैट फ्रंट ऑफ ए एंड दिस फ्रंट ऑफ ए, ये डिस्टेंस आपका डी ए है, एंड द फ्रंट ऑफ बी एंड द फ्रंट ऑफ बी डिस्टेंस इज डी बी, एंड बी जो बैकवर्ड आया है ये डिस्टेंस आपका स्मॉल डी है। क्योंकि ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्क फ्रेम पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है, तो हम फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हैं? बस यार रुको, अभी फ्रेम चूज करो ग्राउंड का। तो यानी कि कोई व्यूअर है एंड द व्यूअर इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, मतलब आई जो ये सब कुछ देख रही है वो ग्राउंड के ऊपर है। फॉर दैट व्यूअर, फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट ऑब्जर्वर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज, फॉर दिस पर्सन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डी ए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, and the friction force acting on block A, friction force acting on the block A, backward. So work by the friction on this block, work by friction on the block A, positive or negative? कितना? F multiplied by dA. Work by the same friction force on B. So for the viewer on the ground, for the viewer on the ground, the direction of friction on B is forward, and the motion of B is forward ही हुआ है इस पर्सन के, क्योंकि इसके सामने से कोई चीज अगर आगे निकल गई तो हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। तो इसकी नजर में तो ब्लॉक भी फॉरवर्ड चला गया, फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड है, वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड शुड बी एफ मल्टीप्लाइड बाय कितना आगे गया? कौन सा डी? ये वाला डी, ये वाला डी, या फिर ये वाला डी? डी बी। तो यहां तक कंप्लीट करो। अब आप क्वेश्चन 3 का आंसर अपने आप सोचो क्या आएगा। कैन काइनेटिक फ्रिक्शन डू नेगेटिव वर्क? यस। कैन काइनेटिक फ्रिक्शन डू पॉजिटिव वर्क? तो सारे आंसर मिल जाएंगे। तो किसी भी टाइप का फ्रिक्शन हो, स्टैटिक या काइनेटिक, नेगेटिव वर्क भी कर सकता है, पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है। टोटल निकालोगे अगर इसका, टोटल, तो माइनस ऑफ एफ, एक काम करें थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से चले। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे सिंबॉलिकली चले तो हम इसमें से क्या करेंगे, जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो यू विल गेट माइनस एफ डी ए एंड प्लस एफ ऑफ डी बी। We take minus f as a common,
So inside bracket we will be dA minus dB. Inside bracket dA minus dB. Can we write a dA minus a dB as that small d? Geometry से देखो आप dA minus dB, is it equals to that small d? So this term is minus of f into d. समझ आ रहा है स्मॉल डी कहां से आ रहा है? This dA minus dB equals to small d, which means that total work of the total work by the kinetic friction will always be negative. Individually the friction force can do negative work, individually the friction force can do positive work, but the total work by the kinetic friction force will always be negative. It can never be positive. Total cannot be positive. और static friction में total कितना आया था? Total of static is 0, but the total of kinetic is negative. यानी कुल मिलाकर के total work by the friction cannot be positive, चाहे वो static हो चाहे वो kinetic, because static friction force की total work done 0 आती है और kinetic friction force की total work done माइनस आती है, नेगेटिव आती है. टोटल बोल रहा हूँ बार बार. सेपरेटली अगर हम अलग अलग ब्लॉक्स पर बात करेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है. हाँ सर लिख लिया सर. जी जी. ठीक है सर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. हम लोगों ने अभी पीछे एक टर्म इरेज किया है, जरा देखो. इसके जस्ट पहले सिंगल ब्लॉक वाला केस, इसके जस्ट पहले एक सिंगल ब्लॉक को जब डी डिस्टेंस स्लाइड किया था तो फ्रिक्शन का वर्क क्या लिखा गया था वहां पर? माइनस एफ डी. और अब क्या आ रहा है टोटल? टोटल अभी भी वही आ रहा है. सिंगल ब्लॉक एंड डबल ब्लॉक. क्या तुम्हारा क्या कुछ लैग कर गया क्या? कुछ स्टेटमेंट छोड़ो अभी, गोली मारो उसको, किनारे इस पे आओ. देखो जो नोट करो सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम में, जस्ट इसके बैक साइड. सिंगल ब्लॉक, व्हेन द सिंगल ब्लॉक वाज मूव्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ डी, द वर्क बाय फ्रिक्शन वाज minus fd, and this time we are moving two blocks, then also the total work is, तो क्या इसको जनरलाइज कर ले कि फ्रिक्शन का वर्क माइनस एफ इंटू डी रहेगा, बट उस डी का मीनिंग अलग नहीं हो रहा. देखिए in case of single block, that d means distance moved by that block, and in case of two blocks, d means slipping of object b with respect to a, मतलब it is the relative displacement. फॉर्मूला देखने में सिमिलर है, माइनस एफ इंटू डी दोनों ही है, बट एक में जो डी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, एक में डी का मतलब है कि उस सिंगल ब्लॉक को कितना मूव किया आपने, और दो ब्लॉक वाले केसेस में डी का मतलब कुछ और है. उसमें डी का मतलब है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिव कितना बैकवर्ड मूव किया है या फिर कितना फॉरवर्ड. एज एग्जांपल देखो, एज एग्जांपल 5 kg object with a friction coefficient of 0.4 is moved for a distance of 5 meter or maybe 4 meter. मान लो 5 kilogram block is displaced by 4 meter. So how much is work done by the friction force? How much is work done by friction force? The 5 kilogram body is moved by 4 meter. How much is work done by the friction force? How much is work done by friction force? तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स.
will be minus of F into D, and F will be value of F, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बोलो भाई, म्यू म्यू mg या म्यू n. Friction is defined as mu into n, it is not mu mg. तो क्या नॉर्मल mg के बराबर होगा? यस सर. गारंटी, इस बात की गारंटी क्या है कि नॉर्मल mg के बराबर होगा? सर ये Vertical 5 motion नहीं होगा। सर mg इस पे नहीं बच्चा, इस पे डिपेंड करता है। 4 मीटर मूव करने के लिए हम भी तो कोई फोर्स लगाएंगे, यस सर. तो हम किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर नॉर्मल की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हम इसको हॉरिजेंटल पुल करते हैं, मतलब जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अगर उसका डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, देन नॉर्मल विल बी mg। हॉरिजॉन्टल. बट अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसी एंगल पे लगा रहे हैं तो क्या उसका कोई कंपोनेंट नॉर्मल के साथ एडजस्ट नहीं करोगे? हाँ, तो नॉर्मल इज नॉट नेसेसरली mg, इट डिपेंड्स अपॉन द वे वी आर अप्लाइंग द फोर्स, यानी डायरेक्शन जिस पे हम फोर्स लगाएंगे इसको घसीटने के लिए। तो इसकी वैल्यू mg के बराबर होगी इफ पुलिंग फोर्स, उसका डायरेक्शन आप हॉरिजेंटल ले लो, अदरवाइज वो mg से ज्यादा भी हो सकता है, mg से कम भी हो सकता है। बात तो नहीं, ये इसलिए इसको यहाँ पर स्ट्रेस इसलिए डाला है कि ये दिमाग से निकाल दो, नॉर्मल हमेशा mg के बराबर रहेगा। क्लियर है? अब बताओ क्या आंसर आएगा। सपोज दैट आवर फोर्स इज हॉरिजेंटल, देन अब नॉर्मल की वैल्यू बताओ। सर तो अब जी आप की इसमें mg रखोगे, आप म्यू g की वैल्यू 10 रखते हैं, म्यू इज 0.4 है, मास इज 5 किलोग्राम, 0.4 5 किलोग्राम, g is 10 and the distance moved is 4 meter. So total value work done by friction force minus 80 joule work done by friction. ठीक है, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, ये 2 ब्लॉक वाला केस है। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर भी म्यू की वैल्यू दी गई है आपको 0.4, ऊपर वाला ब्लॉक 3 किलोग्राम, नीचे वाला ब्लॉक आपका 2 किलोग्राम मान लें। तो हमने नीचे वाले ब्लॉक पर कोई एक फोर्स लगाई इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और जिस वजह से बिकॉज ऑफ दैट हॉरिजेंटल फोर्स द लोअर ब्लॉक मूव्स बाय 20 मीटर, lower block moves by 20 meter and the upper block is moved by, डायग्राम में थोड़ा देखना यार, अपर ब्लॉक इज मूव्ड बाय 3 मीटर from its original place. from its original position on the lower block। डायग्राम के थ्रू समझो आप, ये 3 मीटर मतलब कौन सा डिस्टेंस है? इस ब्लॉक के ऊपर जो 3 किलोग्राम की बॉडी है वो इस ब्लॉक पर 3 मीटर पीछे चलेगी, समझे इसको? हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, जी की वैल्यू इसमें भी 10 देनी है आपको। तो वर्क बाय फ्रिक्शन, द वर्क बाय फ्रिक्शन, तो ये बताओ एक मिनट,
वर्क बाय फ्रिक्शन इसमें पूछे, अगर सुनो, वर्क बाय फ्रिक्शन अगर मैं आपसे कैलकुलेट करूं और ये पूछूं कि ऑन 2 किलोग्राम बॉडी कितना हुआ, ऑन 3 किलोग्राम बॉडी कितना हुआ, एंड ऑन टोटल यानी कि बोथ वो कितना हुआ। तो जब आप 3 किलोग्राम की बात करोगे तो इसमें फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, 3 किलोग्राम और ये दोनों का देखिए। ऑन 2 किलोग्राम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी, तो इस पे फोर्स फॉरवर्ड है, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। Yes. माइनस हाउ मच विल बी फ्रिक्शन फोर्स, म्यू, Mu and D. यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है एंड देयरफॉर नॉर्मल विल बी mg, तो कितना होगा वो mg, कौन सा mg, विल इट बी 3 इंटू जी, 2 इंटू जी और 5 इंटू जी। तो फ्रिक्शन तो यहां लगेगा ना आपका एट दिस प्लेस, तो इसके ऊपर कौन सा मास रखा गया है, 3, 3. तो नॉर्मल 3 इंटू जी यानी कि 30, so friction will be mu 0.4, normal 3 into g 30, and the distance moved by this lower body 20. 20. This much joules will be the work by friction on the lower body. How much will be work by the friction on upper body? तो सबसे पहले आपको ये चेक करो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अपर बॉडी। अगर लोअर बॉडी पर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा तो फ्रिक्शन ऑन अपर बॉडी Positive. एंड देयरफॉर साइन ऑफ वर्क विल बी, बट कैसे, ये तो 3 मीटर पीछे गया है, बट ये 3 मीटर पीछे किसके रिस्पेक्ट में गया है, तो ना ये कुछ वैसी चीज होगा ना कि एक ट्रेन थी, सुनना इसको, एक ट्रेन थी, उस ट्रेन में एक गेट यहाँ पे लगा हुआ है और एक 2 गेट होते हैं ना हमेशा, 2 दरवाजे होते हैं ट्रेन में किसी भी कोच में, तो आप इस दरवाजे से एंटर हुए और पीछे आ गए, तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव किए, बट जब तक आप इस दरवाजे से इस दरवाजे आए ये पूरी ट्रेन मान लो 20 किलोमीटर आगे आ गई, बुलेट ट्रेन में बैठे आप, एक गेट पे घुसे, दूसरे पिछले वाले गेट पे पहुंचे आप, लेकिन तब तक पूरी ट्रेन 20 किलोमीटर आगे चली गई। अब आप बताओ आपका मोशन बैकवर्ड हुआ है कि फॉरवर्ड हुआ है, तो ये डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। इनसाइड ट्रेन हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बैकवर्ड, बट अगर हम प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखें तो फॉरवर्ड। ये इसी को बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, कुछ वैसी चीज नहीं हुई, आप इसको ट्रेन मान लो, ट्रेन के ऊपर कोई पैसेंजर, वो पैसेंजर ट्रेन में तो पीछे जा रहा है बट पूरी ट्रेन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। तो एक्चुअल मोशन इसका कौन सी डायरेक्शन में हुआ, रिलेटिव टू द ग्राउंड, यानी सर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड। कितना फॉरवर्ड गया ये, सर मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका 17 मीटर ले लेंगे। 17 भाई, 20 मीटर गया, 3 मीटर पीछे हो गए, नॉट इज 17 मीटर। तो आप इसमें फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालोगे, पहली बात तो साइन विल बी पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी सेम ऑन बोथ बॉडीज। यस सर। हमने यहाँ तक भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग यहाँ 30 और यहाँ 20 में लिखते हैं, तो ये आप भूल जाना क्योंकि फ्रिक्शन एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से चल रहा है, तो जो अमाउंट फ्रिक्शन का अपर ब्लॉक पे लिखो है सेम अमाउंट फ्रिक्शन का लोअर ब्लॉक पे आना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे इसमें, 20 या फिर 17 या फिर 3, सर 17 दिस मच जूल्स, और दोनों पे मिला के निकाले, दिस इज क्रिटिकल पार्ट, बोथ ऑन बोथ इट इज ऑलवेज, सर 0 आ रहा है। नहीं जीरो पगला गए हो क्या, नहीं जीरो आएगा, जब आप बोथ पे निकालोगे तो पहली बात तो बोथ वाला साइन हमेशा माइनस होगा, एंड देन क्या होगा 0.4, अब रुक जाए पीछे बोलो नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे 20, 17 या 3, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन यू आर फाइंडिंग द वर्क ऑन बोथ, फर्स्ट पहली विथ ये नेगेटिव आएगा, देखिए इंडिविजुअल वर्क आप माइनस प्लस डायरेक्शन से देख सकते हो, हाउ 2 kg का 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हुआ है, ये ऑब्वियस स्टेटमेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ इतना, ऐसा नहीं है कि बस हाँ ये तो हो ही जाएगा, 2 kg फॉरवर्ड मोशन कर रहा है और फ्रिक्शन ऑन 2 kg इज बैकवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज माइनस 3 kg, इसका भी एक्चुअल मोशन फॉरवर्ड हुआ एंड फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड, तो बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन दैट्स व्हाई इट इज, बट जब आप दोनों पे बात करोगे
तो ये रीजन तो काम करेगा नहीं, बिकॉज एक पर फ्रिक्शन लेफ्ट है और एक पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। तो हम ये जो माइनस साइन बोल रहे हैं ये किसी और वजह से बोल रहे हैं। सर 36 आएगा सर, -36। अरे यार रुक जाओ भाई, 36 भी आ जाएगा तुम लोग। हम कह रहे हैं कंसेप्ट पे फोकस करो, तो फिर आप समझ रहे, ये टोटल नेगेटिव है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली तो आप डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स से ऑन द स्पॉट अपने आप देख पाओगे, बट ये चीज एक कंसेप्ट है दैट टोटल कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगी। और कितना आएगा आंसर, तो -4 × 30 इंटू, और टोटल वर्क कैलकुलेट करने में यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस यूज करना है आपको, जो उन्होंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव किया है या फिर अपर ब्लॉक ने लोअर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो मूव किया है, अपर ने लोअर के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव डिस्टेंस। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 36। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ सर ऑन 3 kg सर, जैसे सॉरी सर, जैसे आपने ऑन 2 kg कहा था कि 3 kg का ब्लॉक उसके ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने m की जगह 3 ले लिया और g की जगह 10 ले, 30 हो गया। तो सर जैसे वर्क डन ऑफ 3 kg में सर ऊपर उसके तो कुछ नहीं, तो उसमें सर कैसे 30 ले लिया हम लोगों ने? सर भाई साहब, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो कुछ। ये जो फ्रिक्शन यहाँ और यहाँ पे यूज करें, न्यूटन ने एक तीसरा लॉ भी दिया अपनी जिंदगी, पता है आपको? यस यस क्या कहा था उन्होंने मरने से पहले, क्या कहा था कि तीसरा लॉ क्या है? सर, on every action there is equal and opposite reaction। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर ये बॉडी इसके ऊपर मान लो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाएगा, तो 10 न्यूटन का ही फ्रिक्शन दूसरे बॉडी पे दिखाएंगे। तो हम यहाँ और यहाँ वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं? ओके सर। समझ रहे हैं? बात क्लियर हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन बोल रहा हूँ, इसको आप कहीं हाईलाइट कर लो, जो भी कर लो, कि टोटल वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में पहली बात नेगेटिव साइन लेते हैं, और दूसरी बात जो डिस्टेंस यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट वाली नहीं। कौन सी? रिलेटिव वाली। मतलब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक कितना स्लाइड कर रहा है, जमीन पे कितना स्लाइड कर रहे हैं वो नहीं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कितना स्लाइड कर रहा है वो डिस्टेंस चाहिए आपको। ठीक है, नाउ उसमें फिफ्थ क्वेश्चन, इस पर वापस आएंगे भी। एक मिनट, चलो इसको और एक्सप्लोर करो, पहले आप इसको जरा और एक्सप्लोर करिए, सुनना भी है, इस चीज को और एक्सप्लोर करते हैं, वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा और डिटेल में जाएगा। ठीक है, अरे क्वेश्चन लिखो जरा आप इसमें। इमेजिन करो आप एक टेबल टाइप की चीज बनाओ, डायग्राम साथ में बना करो जो, ठीक है, तो मतलब ये ऐसी टेबल जिस पर आप लिख रहे हो, यही वाली टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, और इसके ऊपर आप एक कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। टेबल की अपनी कुछ लेंथ वेंथ होगी, वो स्केल से नाप लेंगे कितनी लंबी टेबल है। तो मान लीजिए ये लेंथ आपकी एल है और ये लेंथ बी है। ठीक है, तो अगर हमको टेबल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे किसी चीज को स्लाइड करना है, हम इस पे दिखाएं अगर आपको, तो हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे स्लाइड करना है, मान लीजिए। तो अगर हम इसको स्लाइड करें, मान लो हमें इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे स्लाइड करना है, देखिए आप लोग को दिख रहा है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे स्लाइड करना है, तो इसके दो रास्ते हैं, एक आप ऐसे स्लाइड कर लो, और इसी जगह से इसी जगह पे जाने के लिए सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, हम इसको ऐसे स्लाइड करें
फिर ऐसे स्लाइड करें और फिर ऐसे स्लाइड करें, अल्टीमेटली उसी पॉइंट पे जाओ। बट किस में हमने ज्यादा स्लाइड कर दिया इसको, मतलब जिसमें डिस्टेंस किस में ज्यादा कवर कर ली? पॉइंट समझ पाए? फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट वी कैन मूव लाइक दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऐसे भी जा सकते हो, और मन कर रहा टाइम पास करने का तो ऐसे 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 करके फिर यहीं चले जाओ। क्लियर हुआ आपका? बोर्ड पे देखें अगर, तो बोर्ड पे अगर मुझे इस पॉइंट से मान लो चलना है और मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो एक तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ऐसे चले गए स्लाइड करके। एक है कि पूरा लंबा घूम फिर के चले आए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इन दोनों में? काइनेमेटिक्स के लैंग्वेज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से क्या चीज डिफरेंट आ गई? अगर हम अलग अलग रास्ता चूज करें तो डिस्टेंस डिफरेंट हो जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है? देखो डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा है, बड़े महान लोग हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्लियर है ना आपको? चलिए, तो एक आप क्या करो, एक बार हमने एक ब्लॉक को इधर से स्लाइड किया, ये हमारा पहला पाथ है, और एक बार हमने सेम ब्लॉक को इस रास्ते से ले गए, इधर गए और फिर इधर से आए, सेकंड पाथ। पर दोनों पाथ स्टार्ट एक ही पॉइंट से हुए थे और एंड भी सेम पॉइंट पर हो रहे, तो दे विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होगा फ्रिक्शन का इन पाथ 1 एंड वर्क बाय फ्रिक्शन इन पाथ 2 निकालो। यानी अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्रिक्शन का वर्क इस पर भी डिपेंड करता है कि पाथ क्या चूज किया गया था? मतलब पाथ इंपॉर्टेंट है या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि हमें जाना कहां से कहां तक है? भाई दो दो प्लेस में जर्नी करने के न जाने कितने पाथ है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो आपके न जाने कितने रास्ते हैं। एक डायरेक्ट फ्लाइट ले लो, मुंबई से होके जाओ, हैदराबाद से होके जाओ, कई सारे रूट हैं। क्या सभी रूट में बराबर डिस्टेंस मिलेगा आपको? है ना, जब जाओगे तो वहीं पर एक है कि आप यहाँ से यूएस जाओ, पहले यूएस से कनाडा आओ, कनाडा से आप इधर तो घूम फिर के फिर दिल्ली चले जाओ। वेस्टेज नहीं हो गया मनी, टाइम? तो उसी को आप फिजिक्स में क्या बोल रहे हो? पाथ। जैसे वी हैव टू डिफरेंट पाथ रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड एज आई टू अनदर पॉइंट कॉल्ड एज एफ। तो अगर हमने पाथ 1 चूज किया तो किधर फ्रिक्शन लग रहा होगा इस केस में? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड, एंड थ्रू आउट बैकवर्ड लगेगा। तो वर्क इन द पाथ 1, वर्क बाय फ्रिक्शन, दिस इज वर्क बाय फ्रिक्शन इन पाथ 1, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव विल बी फ्रिक्शन एफ, और अगर ये एल लेंथ है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एल का किया गया माइनस एफ इंटू एल। अब अगर हमने पाथ 2 चूज किया तो पाथ 2 में नोटिस करना जरा, हम कौन सा फ्रिक्शन डील कर रहे हैं इस टाइम पर? काइनेटिक। इसकी डायरेक्शन एडजस्टेबल नहीं होती, इसकी डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अपोजिट रहती है। जब इस रास्ते पे जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इधर हुआ। जब हम 90 डिग्री टर्न कर गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसके अपोजिट। फिर जब इधर आए वेलोसिटी इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ। क्या ओवर द कंप्लीट जर्नी क्या ये कहा जाए कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट? तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स मानेंगे या वेरिएबल फोर्स मानेंगे? कल जो डिस्कस हुआ था कि एफ एस कॉस थीटा से हम किस टाइप की फोर्सेस की वर्क निकाल सकते हैं, क्या इस पूरे रास्ते का फ्रिक्शन का वर्क इस फॉर्मूले से आएगा? रीजन, पूरे रास्ते में फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेंटेन नहीं रह पाई, डायरेक्शन बदल चुका फ्रिक्शन का, तो ये हमारे वेरिएबल फोर्स कैटेगरी में चला गया। और इसकी लिमिटेशन कल के लेक्चर के स्टार्टिंग ही हुई, द लिमिटेशन ऑफ दिस रिलेशन इज दैट द फोर्स हैज टू बी कांस्टेंट। तो ये तो नहीं लगेगा, मतलब पाथ टू वर्क डन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस रिलेशन एफ एस कॉस थीटा।
तो कैसे कर सकते हैं, हम पाथ 2 को डिवाइड कर लेते हैं। पाथ 2 के इस सेगमेंट में, फर्स्ट सेगमेंट में, यहां तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेंटेन है, तो हाउ मच वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन ऑन दिस सेगमेंट? -F into b. For the second segment, सेगमेंट वाइज फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। इस सेगमेंट में फ्रिक्शन कांस्टेंट है, इस सेगमेंट में कांस्टेंट है, इस सेगमेंट में कांस्टेंट है, बट तीनों सेगमेंट को मिला देंगे तो कांस्टेंट नहीं है। तो सेपरेट सेगमेंट्स का निकालो। और इस सेगमेंट का -FL, नेक्स्ट सेगमेंट का, सो टोटल बिकम्स -F एंड इट विल बी L + 2b। ये इसका तरीका होगा वर्क निकालने का। ठीक है, क्या कंक्लूजन आया? क्या दोनों से आपका सेम आंसर आ रहा है? यानी कि फ्रिक्शन की वर्क किस पे डिपेंड करने वाली है, वो नोट कर लें। द वर्क ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द पाथ, जो काइनेमेटिक्स में हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी और पाथ, और अपने कॉमन लाइफ में बोलते हैं रास्ता। भैया आपको अपने मोहल्ले में किसी दुकान पे जाना हो तो 3-4 रास्ते होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से रास्ता चूज करते हो तुम लोग। किसी से मिलना हुआ तो कोई और रास्ता, और कोई काम नहीं है तो फिर सबसे छोटा रास्ता। करते नहीं है? कोई पसंद हुआ तो उसकी गली से होके जाओगे, नहीं पसंद हुआ तो सूखे रास्ते से निकल जाओगे, पहुंचोगे तो उसी पॉइंट पे। उसको आप फिजिक्स में क्या बोल रहे हो, ट्रेजेक्टरी, पाथ, इस पे डिपेंड कर रहा वर्क। क्या कौन से फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट है, कौन से फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है? तो उस फॉर्मूले के बगल में ये भी लिखा हुआ है कि इसको सब जगह नहीं लगा सकते। किसने कहा कि हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे? मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि आप, ये आपसे किसने कह दिया कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे? तो फॉर्मूले में ये भी तो लिखा है ना कि डिस्प्लेसमेंट तभी देखोगे जब उस पूरे डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर फोर्स का डायरेक्शन ना बदला हो। अबे यार तुम सुनो जाकर, फिर दोबारा पढ़ो जाकर के। तुम कल आए थे? कल आए थे? एक बार जरा खोलो पन्ना, पन्ना खोलो, स्टार्टिंग में लिमिटेशन पढ़ो जाकर के, क्या लिखा हुआ है। तुम लोग रहने में इन लोग को लिमिटेशन में क्या लाइन लिखी हुई है इन लोगों ने? कांस्टेंट का क्या मतलब निकलता है? पूरे पाथ में ना, तो वो है क्या यहाँ पर? तुम तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम पाई आर स्क्वायर से रेक्टेंगल का एरिया क्यों नहीं निकाल सकते? क्या लॉजिक होगा इसका कि हम पाई आर स्क्वायर से रेक्टेंगल का एरिया क्यों नहीं निकाल सकते? या फिर जो केमिकल्स किसी हेडेक की मेडिसिन में बनाए जाते हैं, सरदर्द की दवाई में, उसी से हम कैंसर की मेडिसिन क्यों नहीं बना सकते सेम फॉर्मूले से? भाई प्रॉब्लम अलग है तो फॉर्मूला भी तो अलग लगाओगे यार, कि दुनिया में एक ही फॉर्मूला कहीं भी फिट कर दें हम। तो पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे। एक बार फिर से जरा बोलना, हो सकता है मैं तुम्हारी बात समझ पा रही, क्या बोलना चाह रहे हो? फॉर्मूले में ये भी लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट तभी तक देखो जब तक फोर्स की डायरेक्शन ना बदली हो, वरना डिस्प्लेसमेंट मत देखो। और तुम क्या कह रहे हो कि फोर्स का बदला हो चाहे ना बदला हो, हम डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे।
तो पाथ पे ही बदलता है भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट तो एक मैथमेटिकल टर्म है, डिस्प्लेसमेंट मोशन को थोड़ी डिस्क्राइब करता है। चलोगे तो आप किसी पाथ पे ही, ये तुम्हारा भाई थोड़ा दोबारा पढ़ो जाकर के यार, इसमें वीक तुम्हारा। आगे लिखिए यार। तुम्हारा फंडामेंटल बहुत वीक है इसका मतलब है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा कि किताब। और ये जानते हो वीकनेस क्या होती है? ये वीकनेस होती है जब आप फिजिक्स को बिल्कुल फॉर्मूले से पढ़ना चाहते हो, खाली फॉर्मूला देख देख करके क्वेश्चन करने और फिजिक्स पढ़ते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो दो बातें क्लियर हुई है कि एक तो वर्क बाय फ्रिक्शन, अगर हम अपना ट्रेवल करने का पाथ चेंज कर देंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। साथ में L प्लस 2B, ये पाथ 2 के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ? पाथ 2 के रिस्पेक्ट में L प्लस 2B को हम क्या बोले कि ये इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट करी है या डिस्टेंस मूव की है? तो यानी कि इन जनरल द वर्क बाय फ्रिक्शन is minus F multiplied by D, but now it is clear that D will be the distance part, not the displacement. फ्रिक्शन के केस में ये डेफिनेशन चेंज हो रही है। Now the D is a distance part. For kinetic friction on a single block, ये highlighted statement है। For kinetic friction on a single block, work by friction is minus F into D, and D is the distance moved by the block. For a single block, the work by friction is minus F into D, where D is distance moved by that block. Highlighted statement बोल रहा हूँ आपसे। So friction is F into D. Work by friction is minus F into D, where D is the distance moved by block. Question लिखो। Question लिखो। Suppose we have to draw a circle on paper. We have to draw a circle on paper. कैसे करेंगे यार? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? Compass. पेपर पे सर्कल बनाना है आपको, तो क्या लिखोगे? तो we have to draw a circle on paper by compass of geometry box. कैसे बनाते हैं ये तो पता ही होगा आपको। सर्कल बनाने के लिए पेंसिल फिट करोगे और उसके बाद ऐसे घुमाओगे उसको। तो हमने क्या किया, सॉरी रेडियस ही मैंने, रेडियस इज आर, द रेडियस इज आर। तो हम क्या, हमारा सिस्टम होता है पेंसिल बनाने का, मतलब पेंसिल ड्रॉ करने, सॉरी सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का जो पॉइंटेड एज होता है वो कहाँ रखते हो? एक से, और एक से में, एक में पेंसिल फिट करते हैं, उसको घुमा देते हैं इसे। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमारी नोटिस ये पड़ी कि सर्कल जो है वो थोड़ा सा लाइट बन गया, तो डार्क कैसे करें इसको? रिपीट कर दो, रिपीट कर दें इसको। 3 टाइम्स कर दिया ऐसा। तो वी रिपीटेड द ड्राइंग फॉर 3 टाइम्स, जस्ट उसको डार्क करने के लिए। ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट सभी ने करी होगी 1-2 बार का। वी रिपीटेड द ड्राइंग फॉर 3 टाइम्स, एक बार हो गया, फिर लाइट दिखा तो एक बार और घुमा दिया सर्कल, और लाइट था अभी 3 टाइम्स। हाउ मच वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स? तो इसमें पहले एक बार बताइए, डिस्टेंस की तरह मूव किया हम लोगों ने। सर्कल को 3 बार घुमाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और डिस्प्लेसमेंट
0। वर्क बाय फ्रिक्शन निकालना है, रूल इज माइनस एफ इंटू डी, बट डी इज, इन केस ऑफ फ्रिक्शन डी इज, so you will write 6 pi r. That means even with zero displacement you can have some work done. Even with zero displacement there can be work done. But if friction, even there can be, not necessarily, even with zero displacement there can be some work done. और ये स्पेशल प्रॉपर्टी फ्रिक्शन के पास है. प्रॉब्लम जानते हो क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्लास 9th में वर्क का चैप्टर जब पढ़ा था तो एफ एस कॉस थीटा को ही सब कुछ मान लिया था. ऐसा लगता था कि बस यही वर्क है और यही हमारा चैप्टर है. उस टाइम एस को क्या बताया गया था? आज भी कह रहे हैं, बट वो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस क्यों बन गया? फ्रिक्शन के केस में ये फ्रिक्शन, अदरवाइज वो डिस्प्लेसमेंट ही. राइट है, हो गया ये चीज. सो ये बात समझ में आई ना कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पर वर्क डन नॉन जीरो आ सकता है. यस जीरो डिस्प्लेसमेंट पर वर्क डन कैन बी नॉन जीरो. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. मैं एक और एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, ग्रेविटी का प्रॉब्लम. क्वेश्चन, हम ऐसे मान लें कि कोई एक बिल्डिंग हो, कोई एक हाउस मान लेते हैं आप, और उसमें क्या हुआ, इधर एक वो लगा हुआ है स्लाइडर, यहाँ पर एक स्लाइड, वो जैसे पार्क में होते हैं छोटे बच्चों के लिए झूला, तो वैसे स्लाइड लगा हुआ है. और ऑब्वियसली पार्क में जो स्लाइड्स हैं उनमें चढ़ने के लिए मेरे मतलब उस पर जाने के लिए क्या सिस्टम रहता है, तो उसमें एक तरफ स्टेयर होती है, उस पर चढ़ते हैं और उधर से फिसल जाते हैं जाकर के. तो बैक साइड पर स्टेयर लगा दिए यहाँ पर. अब हाउस की जगह कुछ और मान ले, मतलब यहाँ पर स्टेयर्स हैं और कोई एक पर्सन जो है वो स्टेयर से क्लाइंब करता है, यहाँ से चढ़ता है, कोई बच्चा है मान लो, ऐसे चढ़ करके गया, इस पर गया और स्लाइड करके वापस आया और फिर चल करके इधर चला गया. बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को. हम सब ने किया होगा ये काम, तो ऑलमोस्ट सभी ने किया अपने अपनी लाइफ में. मैं 3-4 की एज में सबसे ज्यादा फनी एक्टिविटी यही होती है, बस स्लाइड से फिसलो फिर चढ़ जाओ. तो इससे भी ज्यादा किस पे करते हैं, वो जो एयर फील्ड इंक्लाइंड आते हैं, जो कौन सी बात कर रहे हैं, नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे गुब्बारे टाइप के हवा भर देते हैं उसमें और चढ़ के जाओ, फिर उधर से कूदो नीचे आओ, खूब मजा आती है उसमें भी. ये बताइए, अगर ये बच्चा यहाँ से चला और मान लो स्टेयर h हाइट की थी और ये इंक्लाइंड l लेंथ का था और ये इंक्लाइंड थीटा एंगल पर है, तो इसको हम कुछ नाम देते हैं यार. पॉइंट ए कह देते हैं, फिर पॉइंट बी कह देते हैं, फिर पॉइंट सी कह देते हैं और ये पॉइंट डी कह दो. तो जब ये किड ए से बी जा रहा होगा उस टाइम पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में होगा, किधर? जब ये ए से बी जा रहा होगा तो आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, बट ग्रेविटी की फोर्स किधर लगेगी? विल बी डाउनवर्ड, mg. फिर ये किड इसके ऊपर वॉक कर रहा होगा इधर, सपोज दैट ये बहुत लंबा प्लेटफॉर्म टाइप का कोई चीज है, तो उसके ऊपर वॉक करेगा. अब ग्रेविटी की फोर्स अभी भी डाउनवर्ड. फिर जब ये पर्सन इस पे स्लाइड कर रहा होगा लेट करके बिल्कुल,
वाटर पार्क में भी ऐसे ही करते हो आप लोग। तो जब ये इस पे स्लाइड करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी भी डाउनवर्ड, फिर वापस आए वॉक करके, वो फिसल के फिर यहाँ से चल करके वापस गए पूरा यहाँ तक, अभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब बताओ, डिफरेंट पार्ट्स में हमारे मूव करने का डायरेक्शन अलग नहीं हो रहा? वी आर मूविंग अपवर्ड, वी आर मूविंग हॉरिजॉन्टल, वी आर मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, वी आर मूविंग बैक। तो मूव करने की डायरेक्शन तो आप बार बार चेंज कर रहे हो, क्या ग्रेविटी की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है साथ में? इधर एम जी, इधर एम जी, यहाँ एम जी, यहाँ एम जी, ये किस टाइप की फोर्स मानी जाएगी? मतलब हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, किसी भी ट्रैक पर मूव करें, अगर जो फोर्स है वो एज इट इज लग रहा है, तो ये कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट फोर्स है। नाउ फॉर दिस वर्क बाय ग्रेविटी, which is fs cos theta, can be applied segment wise or for complete journey। हमने पीछे फ्रिक्शन में क्या कहा था? कंप्लीट जर्नी में उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज जर्नी में अलग अलग सेगमेंट्स में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। बट यहाँ पर उस जर्नी के 4 सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से 4 सेगमेंट्स हैं हमारे पास? क्लाइंबिंग, वॉकिंग, स्लाइडिंग एंड अगेन वॉकिंग। इन चारों सेगमेंट्स में फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं बदला। तो द फॉर्मूला fs cos theta can be applied for this segment, 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 can be applied for entire journey। यही वो लिमिटेशन थे कि दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन द केस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी बदलने दीजिए आपकी, मूव करने का डायरेक्शन चेंज होता, चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब fs cos थीटा के लिए हम एलिजिबल है यहाँ पर। fs cos थीटा के थ्रू हम fs cos थीटा वाले फॉर्मूले के थ्रू ग्रेविटी की वर्क क्या हम a से b निकाल सकते हैं, b से c, a से c, a से d, कहीं से भी कहीं का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करें तो वर्क बाय ग्रेविटी फॉर कंप्लीट जर्नी, विच मीन्स ए से बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला इज एप्लीकेबल नाउ। ये एक लीगल फॉर्मूला हुआ इसके लिए, आप कह सकते हो कि फॉर्मूला कंप्लीटली लीगल है, एफएस कॉस थीटा लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जिसने भी हमको ये फॉर्मूला दिया था उसने ये कहा था कि जब भी तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन ना बदल रही हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाइए। लगा लेते हैं एफएस कॉस थीटा। एस कितना हुआ इस केस में? डिस्प्लेसमेंट 0 and therefore now value will be, now the total work done is 0। क्लियर हुआ? हुआ है क्लियर? क्यों नहीं 0 होगा? पहली बात तो ये, इन केस ऑफ ग्रेविटी ये 0 ही होगा। देयर इज नो केस वेयर द वर्क डन कैन नॉट बी 0। होगा ही नहीं कभी, बिकॉज देयर इज नो सिचुएशन इन विच द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी विल चेंज। ये फंडामेंटल फोर्स है, ये हमारे आपके वॉक करने पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी इज अ फंडामेंटल फोर्स। हम लोग इस दुनिया में नहीं थे तब भी ग्रेविटी थी, तो वो उसकी डायरेक्शन हमारे ऊपर कैसे डिपेंड करेगी? और दुनिया से चले जाओगे तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड रहेगी। समझ गए आप इसको? तो ये किसी पर्सन स्पेसिफिक फोर्स तो है नहीं। इसी को तो फंडामेंटल फोर्स कह रहे हैं ना, जो हमारे आपके रहने या न रहने से कोई फर्क न पड़े उसमें, ग्रेविटी। क्या क्लियर हुआ इसमें? पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन में और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? फ्रिक्शन वाले केस में और इसमें डिफरेंस क्या बन रहा है? पाथ पे तो नहीं डिपेंड कर रहे हैं। नहीं तो उससे हुआ क्या एक्चुअली? कौन सा बच्चे? नहीं, आपने पेंसिल वाला जो डायग्राम मैंने लिया, सर्किल वाला, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, उसमें फ्रिक्शन का वर्क निकाला कि नहीं आपने? 0 है, नॉन 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है?
तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ एग्जांपल्स आर सिमिलर, उसमें भी जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी जीरो डिस्प्लेसमेंट, बट वहां पर वर्क की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, यहाँ पर वर्क की वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पर वर्क जीरो भी आ सकता है और जीरो डिस्प्लेसमेंट पर वर्क नॉन जीरो भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है वहां पर, टाइप ऑफ फोर्स कौन सी लगी हुई है। क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखो, is it possible to have non, is it necessary to have, is it necessary to have, is it necessary to have zero work at zero displacement? बोलिए, is it necessary to have zero work at zero displacement? No. और पूछा जाए गिव सम एग्जांपल तो दे पाओगे, कैसे समझा पाओगे इसको? मतलब फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी का एग्जांपल लेते हैं, ग्रेविटी के केस में जीरो है, फ्रिक्शन के केस में नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसे नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर, किस टाइप की फोर्स लगी हुई है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज यूज्ड इन दैट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? और इसी से नेचर ऑफ फोर्सेस को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दे रहे, वन कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड सेकंड वन कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे इसी में ऐड कर लीजिएगा। इसी में लिख लो। Now the forces will be classified in two parts, conservative and non-conservative. ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? बिकॉज क्लासिफिकेशन का भी कोई बेस होना चाहिए। मैं हम किसी ग्रुप को क्लासिफाई कैसे करें, इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन कैसे करें? एक जेंडर के बेस पे कर सकते हो, क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा? जेंडर, बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ। एक क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि टॉप 10 एक तरफ आ जाओ, बाकी सब एक तरफ चले जाओ। मार्क्स के बेस पे कर सकते हो, स्कूल के बेस पे कर सकते हो कि एक स्कूल वाले इधर हो जाओ, बाकी वाले इधर हो जाओ। तो किसी भी चीज को, किसी भी ग्रुप को क्लासिफाई करने का बेस होना चाहिए ना, किस पैरामीटर के ऊपर कर रहे हो आप उसको। तो ये हम क्लासिफिकेशन कौन से पैरामीटर पे कर रहे हैं? वेदर द वर्क डन इज जीरो और नॉन जीरो फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा ये पैरामीटर है हमारा। तो अगर अगर वर्क, सुनो पहले, वर्क डन की वैल्यू जीरो डिस्प्लेसमेंट पर जीरो आ गई है, जीरो डिस्प्लेसमेंट पर जीरो वर्क आया, तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है, और जीरो डिस्प्लेसमेंट पर नॉन जीरो वर्क आया, नॉन कंजर्वेटिव। ये लिखो, द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस फॉर विच, the conservative forces are the forces for which the work done for a round trip, the work done for a round trip, the work done for a round trip, round trip किसको बोलते हैं? सर्किल नहीं, राउंड मतलब सर्किल नहीं, राउंड ट्रिप। अरे यार, जर्नी में फ्लाइट की टिकट बुक करो, पूछता है वन वे के राउंड ट्रिप मतलब क्या है उसका? ये गोल गोल घुमा के लाएगा। ट्रेन की टिकट बुक करो, पूछता है वन वे और राउंड ट्रिप। सर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम राउंड ट्रिप का मतलब कि भाई आप लौट के आओगे कि नहीं आओगे, पॉइंट सेम होगा सर। राइट। हाँ, राउंड ट्रिप मतलब गए थे, लौटना भी है। जर्नी इज नॉट वन वे की बस गए और लौटेंगे नहीं। तो फॉर अ राउंड ट्रिप मतलब होता है जीरो डिस्प्लेसमेंट, वी आर बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द जर्नी। बट इसके लिए ये जरूरी नहीं कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आएंगे। बस समझ रहे आपको? भैया हमने एक फैमिली वेकेशन प्लान किया, मान लो यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से बॉम्बे, घूम फिर के वापस यहीं आ गए। तो जाने का रास्ता कुछ और होगा, आने का रास्ता कुछ और होगा, बट ये पूरी ट्रिप क्या कहलाएगी आपकी? राउंड ट्रिप, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो इफ द, क्या लिखा था हम लोगों ने यार? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस फॉर विच the work done for a round trip is zero, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो, फोर्स कंजर्वेटिव। और बस इसी में आप लास्ट में नॉन जीरो कर दो, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, मतलब सब कुछ। इफ द वर्क डन फॉर ए राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, if the work done for a round trip is non-zero,
द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. राइट है. यस सर. ओके. तो अब बताइए ग्रेविटी किस कैटेगरी में जाएगी? ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव. फ्रिक्शन किस कैटेगरी में जाएगा? नो. तो गिव वन एग्जांपल. मान लो बोर्ड में पूछते हैं स्कूल के लेवल पर, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच. तो कंजर्वेटिव का एग्जांपल हो गया ग्रेविटी, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन. इसका मतलब ये हुआ हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की. इसको मैं आई से डिनोट करता हूँ. आई स्टैंड फॉर द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी. And we took some path, random path, and reached at some other point F. ठीक है. बाय ट्रेन, बाय साइकिल, बाय फ्लाइट, जिससे भी जाना है जाइए, बट आई से एफ की तरफ जाना है. एंड द वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स इन दिस पाथ वाज 20 जूल. क्वेश्चन लिख लो आपसे तो समझ पाओगे क्या लिख रहे हैं. वरना एक्चुअली प्रिपरेशन का सबसे बड़ा स्टेप होता है सही से नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स. सबसे बड़ा स्टेप ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि ये मैटर करेगा आखिरी के 3 मंथ्स में, 4 मंथ में. देखो आप, suppose a particle is moved from I to F. A particle is moved from I to F via path 1 under a conservative force. Under the conservative force. The work done by that force is plus 20 joule. The work done by the force is plus 20 joule. ठीक है. How much work will be that? How much will be the work? How much work will be done by the force? How much work will be done by the force? Yes sir. The particle is moved via some other path 2. If the particle is moved from via some other path 2. पता है क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है इसका. कौन सा फोर्स बोल रहे हैं क्वेश्चन में? तो क्या फर्क पड़ रहा है कि रास्ता क्या ले रहे हो? इंपॉर्टेंट क्या है, जाना कहां से कहां तक है. किस रास्ते से जाना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टार्ट कहां पे करना है और खत्म कहां पे करना है वो देखिए आप. क्या आंसर देंगे इसका? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट अगर एक पाथ पे 20 आएगा तो दूसरे पाथ पे भी 20 आएगा. अगर हम ये सोचे कि रास्ता बदल देंगे तो वर्क कम होगा, ऐसा नहीं है. अब रास्ता चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, वर्क सेम आएगा. आंसर विल बी 20. एंड वाई 20? मतलब ऐसा रीजन होता मान लो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर 20, तो हम क्या लिखते हैं? कंजर्वेटिव, बिकॉज द फोर्स इज कंजर्वेटिव. ऐसा रीजन में तो कोई पूछेगा कि क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव है तो क्या कर ले उसका हम? क्या हो गया अगर कौन सी बड़ी बात है कंजर्वेटिव हो गया? तो हम कहेंगे बड़ी बात ये है कि कंजर्वेटिव में वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता. समझ आएगा आपको? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट.
ये कैसे कह रहे हो कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है? क्या लॉजिक है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा? कांस्टेंट नहीं, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव इज डिफरेंट, कांस्टेंट इज डिफरेंट। हम लोगों ने 20 बोला, किस बेस पे 20 कह रहे हैं इसको? रास्ता अलग है ना हमारा। तो कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? कहीं लिखा है लाइन में? तो ये कहाँ लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कांस्टेंट होना चाहिए उसको? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए उसको कांस्टेंट होना कंपलसरी है? ये तो एक एग्जांपल लिया गया था आपसे ग्रेविटी का। नहीं, ये भी रूल नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स की सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि दैट राउंड ट्रिप वर्क डन कितना आएगा। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दैट द वर्क फॉर द राउंड ट्रिप इज 0। अब राउंड ट्रिप क्या होगा? अगर मैं I से F जाऊं और पाथ 1 चूज करूं एंड वर्क डन F to I पाथ 2 चूज कर ले, इज इट राउंड ट्रिप? तो टोटल कितना होगा ये? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कितना दिया हुआ है? ये 20 दिया है, प्लस या माइनस? सो वर्क F to I via path 2 will be 0. Therefore work F to I via path 2 minus 20, and therefore work I to F on the same path. If F to I it is minus 20, then I to F on the same path should be plus 20, and this is the reason of plus 20 answer की work is plus 20. सेम पाथ है ना आपका, F से I और I से F, पाथ सेम पाथ है। एक ही पाथ पर आप इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, अगर एक तरफ प्लस वर्क आएगा तो एक तरफ माइनस का वर्क आएगा। तो स्टार्ट कहां से कर रहे हो? दैट वर्क डन फॉर द राउंड ट्रिप इज 0। तो इसका मतलब एक नई प्रॉपर्टी, मतलब इस स्टेटमेंट को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम रास्ता बदल दें, पाथ चेंज करें, तो क्या वर्क बदल जाएगा आपका? इधर प्लस 20 था, इस रास्ते से भी आपको वही आंसर आ रहा है। तो नाउ यू कैन से दैट अनदर प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी को डिफरेंट वे में बोल रहे हैं। द वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इसको नोट में लिखना है। हाँ जी, नोट में। द वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, पहले आप सुन लो क्या बोलोगे, डिपेंड ऑन पाथ और डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। द वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। भाई साहब बहुत पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए, बता रहा हूँ। आप लोग की गलती क्या होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, यहाँ पर कुछ और पढ़ के जा रहे हो, जैसे ही घर यहाँ से निकले और स्कूल पहुंचे ये सब किनारे हो जाता है। वहां अलग ही थ्योरी चलती है, पूरी टोटल डिफरेंट थ्योरी। आधे घंटे के लेक्चर में W बराबर एफ एस कॉस थीटा पे पूरा चैप्टर खत्म, और यहाँ पर उतना ही डीपली घुसना पड़ रहा है, पूरा डीप में जाना पड़ रहा है। ये तो डिफरेंस आ रही है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि स्कूल को थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट करो, मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ, अवॉइड करिए। भैया तो आप स्कूल में अपना इंप्रेशन दिखा लो, अच्छे बॉय बन जाओ, अच्छी गर्ल बन जाओ, ये कर लो, और स्कूल वाले तुमको बड़ा सा सर्टिफिकेट दे देंगे, घर में लगा लेना उसको। क्या दे देंगे स्कूल वाले? मान लो तुम्हारा बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, बहुत अच्छा इंप्रेशन, सिंसियर, रेगुलर, अटेंडेंस का, ओबीडियंट, सब कुछ, सारे सर्टिफिकेट तुमको मिल जाए, क्या करोगे उसका?
कहाँ लगाओगे उसको? किसके सामने दिखाओगे कि मैं स्कूल का सबसे बेस्ट बॉय था, बेस्ट गर्ल थी, टीचर की सारी बात मानती थी, आज तक जो कहा वो सब मैंने किया। मिलेगा क्या इसका भाई, ये बताओ हमको, एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 साल बाद वो टीचर भी तुमको भूल जाएगा, मैं नया बैच आएगा वो भी भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे। तो इसलिए थोड़े से वो बनो, बेशरम टाइप बन जाओ, मतलब इसको नहीं बोलते कि गाली वाली सुनने की आदत डालो। स्कूल 2 दिन जाइए बस, बाकी छोड़ दो, हो सके डमी स्कूल में चले जाओ। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है ये टोटल वेस्टेज चला जाएगा, टोटल वेस्टेज, क्योंकि हमारे 2 घंटे के लेक्चर को पढ़ने के लिए तुम्हें 4 घंटे चाहिए। ऑनेस्ट बता रहा हूँ, वो भी सेम डे चाहिए या मैक्सिमम नेक्स्ट डे। तो आज ये पढ़ के गए, और ये इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आज ही। अब आज कैसे करोगे भाई? सुबह स्कूल गए, कुछ लोग गए होंगे जो ऑफलाइन वाले हैं, फिर कोचिंग आ गए, फिर वैन में चले गए, इसके बाद हिम्मत तो होगी नहीं पढ़ने की। तो या तो आप कल स्कूल ऑफ करिए, समझ पा रहे हो क्या करें? वरना जीरो बेनिफिट है यार, आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लो, जितना मर्जी, कोई फायदा नहीं उसका। तो अपने अपने पेरेंट्स से बोल दो कि हमें स्कूल के लिए प्रेशराइज मत करो, हम नहीं जाएंगे। और स्कूल वाले अगर तुम्हें फालतू में कहें कि मान लो भाई अटेंडेंस का प्रेशर डालें, तो उनसे भी कह दो हम देख लेंगे। नहीं, सही बता रहे, बोलो हम देख लेंगे। किसी स्कूल में हिम्मत नहीं होती है कि 11th में फेल कर दे, सच बता रहा हूँ, किसी भी हिम्मत नहीं होती। कैसे फेल करोगे भाई, ये बताओ, रिजल्ट खराब कर लोगे अपना। और वो उनकी आदत है चिल्लाने की, चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे। और टीचर्स अगर स्कूल के हैं तो उनसे डिस्टेंस बनाओ, वरना वो तुम्हारी टॉन्ट कर करके दिमाग खराब कर देंगे। मालूम चल गया कोचिंग आ रहा है फिर तो आपकी मतलब खैर नहीं है सब चीज। समझ पा रहे इसको? नहीं, डमी स्कूल जहां तक हो सके ले लो, बता रहा हूँ, उसमें आप रिस्क मत लीजिए अगर चेंज कर सकते हो। ऐसा स्कूल चूज कर लो जहां पर साल में खाली एग्जाम देने जाना पड़ता है, और 2-3 स्कूल है बहुत, मतलब 3-4 स्कूल ऐसे हैं कानपुर में। भाई थोड़ा पैसा ज्यादा ले लेंगे वो, मान लीजिए स्कूल की जो फीस है उसका 1.5 टाइम्स ले लेंगे, तुम्हें रिलैक्स भी तो दे रहे हैं। हम बता देंगे, हम बुलाओ, हम बता देंगे, तो हम तो साफ कहते हैं भाई जितने रिजल्ट है। जयपुरिया वाला है कोई इसमें? जयपुरिया वाला है कोई, मतलब तुम्हारे स्कूल से गंदा स्कूल कोई नहीं है, सच बोल रहा हूँ तुम्हारे। और यही तुम्हारे सचिन भैया जिनको 1300 कुछ रैंक आई है, सचिन भैया। अब पूछना इनसे, कहीं बात कर लेना, कब तुम्हारे सीनियर ही है। नहीं, जयपुरिया में थे, जाता ही नहीं था, घर पे फोन आता था, लेटर आता था, तब भी नहीं जाता था। और आज वही जयपुरिया इनको बुला बुला करके फोटो खिंचवा रहा है, और अपने स्कूल की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये रैंक आई है। और तब क्या कह रहे थे कि तुमको बोर्ड का सब वो नहीं देंगे, एडमिट कार्ड नहीं देंगे। 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे। वो तो अच्छा हुआ सीबीएसई का जिसने बोर्ड ही कैंसिल कर दिया। मतलब सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया इनका कि बोर्ड कैंसिल, अब जो स्कूल के हाथ में कुछ रह ही नहीं गया। तुमने इनके ड्रामे से निकलो। 2 ही तरीके हैं, या तो बेशरम बन जाओ, बिल्कुल इतने बेशरम बन जाओ कि तुम्हें गाली भी दे कोई तो कहोगे ठीक है। जैसे नहीं बचपन में छोटे बच्चे जो लड़ते हैं 5-6 साल के, कोई गाली देते तो कहते हैं सेम टू यू, तो लड़ाई खत्म। बचपन में क्या बोलते थे, जो बोलता है वही होता है। कोई अगर गलती से कुत्ता भी बोल दे, तो 6 साल की उम्र में तो कुत्ता बहुत बड़ी गाली थी। अगर घर वालों को मालूम चल जाए कि आज इससे कुत्ता बोला है तो मुझे कुटाई। नहीं, मोहल्ले वाले आ जाते थे कंप्लेन करने कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को कुत्ता कहा। उनको क्या पता कि वही बेटा इस समय क्या क्या कह रहा है। अगर इस समय की गालियां सुन ले वो, क्या कहेंगे, वो भी कानपुर में। हाँ, समझ तो रही तुम लोग कौन सी गाली की बात हो रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इतनी बेशरम बन जाओगे भाई, तुमको डांटना है डांट लो, मारना है मार लो, लेकिन बेशरम बनने के साथ आपको ये होना चाहिए
कि इसके लिए फिर डेडिकेटेड हो जाओ कि हम आफ्टर 2 इयर्स रिजल्ट देंगे आपको। और 11th में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आपके इनिशियल 4-5 चैप्टर्स निकल गए बाई चांस और आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कमबैक करने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है फिर। ये कुछ वैसा ही है कि एक क्रिकेट मैच में स्टार्टिंग के 8-10 ओवर निकल गए और आप रन स्कोर नहीं कर पाए, तो कुछ मिरेकल ही हो सकता है फिर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई पांड्या टाइप की कोई पारी आ जाए, कोई ये कि नहीं, पोलार्ड टाइप कोई आ जाए जो पूरा मैच आखिरी में पलट दे बिल्कुल। बट ऐसे कितने केसेस हैं आपके पास? ऐसे कितने मैचेस हैं जिसमें बिल्कुल लास्ट के 4-5 ओवर्स में पूरा मैच पलट गया और हारते हुए जीत गए हो आप? समझ ऐसे नहीं, स्ट्रिक्ट डिसीजन लो, या फिर अगर नहीं चेंज कर सकते तो फिर कुछ ऐसा करो कि स्कूल जाओ, तो वो भी तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, वरना हम लोग तो वो सब कर चुके। स्कूल गए, बैग वैग रखा और कहीं दाएं बाएं खिसक गए, लाइब्रेरी में बैठ गए, कहीं बैठ गए जाकर के, क्लास छोड़ दी। ये भी नहीं कर पाओगे। हैं? ऐसा नहीं चाहिए होता है, किसी दोस्त को पटा लो, दोस्त चाहिए होते हैं, रीजन नहीं चाहिए होता है जो तुमको बचाए हैं। कहीं भी आज सर दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या कहेंगे स्कूल में तुमको? सर दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे? क्लास करो। हाँ ये अलग, वो तो बल्कि और बता दे वहां बैठा है, ये ढूंढ के मतलब टीचर को लेके जाए कि देखिए यहाँ बैठा है। बदमाश है ना इसकी। देखिए बात डमी मतलब पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, प्रैक्टिकली सोचो ना इसका क्या प्रॉब्लम हो गए। जिनसे तुम कंप्लीट करने वाले हो वो फुल डे पढ़ने वाले हैं भाई, जो मान लीजिए जो कोटा में पढ़ रहा है, जो दिल्ली में पढ़ रहा है, वो तो फुल डे पढ़ रहा है, उसका स्कूल है ही नहीं, उसका कोई स्कूल नहीं है, डमी स्कूल है, टोटल डमी स्कूल में चलते हैं। कैसे होगा कंपटीशन तुम्हारा उनसे, बताओ ना, पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चा दिन में 16 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, उससे आप कंप्लीट करोगे जब आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। जबकि ये पोर्शन मैं इसका तो ओपन गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप फ्रेंड तुम्हारे भी पढ़ रहे होंगे तो उधर आप दोनों के नोट्स मंगाओ, वर्क एनर्जी पावर के नोट्स उधर के भी मंगाओ, इधर के भी मंगाओ, ये एट पार निकलेगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। तो हम प्रॉब्लम हम लोगों की साइड से नहीं है, प्रॉब्लम आपके सेल्फ स्टडी पे है। तुम क्या कह रहे थे हेरिटेज में? नहीं तो प्रॉब्लम क्या है तुमको स्कूल चेंज करने में? हाँ डमी वाले बेस्ट हैं, बढ़िया है, डमी ले लो या ऐसा कोई स्कूल ले लो जहाँ से थोड़ी प्रिंसिपल से जान पहचान हो। अरे पेरेंट्स से बात तो करो, वो उनके होते हैं भाई लिंक, वो आपके नहीं होंगे, उनके तो होंगे। मैंने कहीं ना कहीं जुगाड़ पानी होता है भाई, मोहल्ले में कोई हो पकड़, मतलब कुल मिला करके आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन फुल डे ऑफ चाहिए, जहाँ पर हम कोचिंग का सारा वर्क कंप्लीट करें। ठीक है जी, इस पे सोचना थोड़ा यार। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा आपने भी, कंप्लीट कर ले लेक्चर को कंप्लीट। सर द वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये भी हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, हाईलाइटेड स्टेटमेंट। हाईलाइटेड स्टेटमेंट वैसे ही होते हैं जो पिन कमेंट होते हैं, हमेशा टॉप पे दिखने चाहिए। बच्चा इसको हाईलाइट करने का मतलब इस तरीके से तुम्हारी कॉपी में लिखा होना चाहिए कि पन्ना पलटे और तुरंत नजर पड़े इसके ऊपर। ठीक है जी, ये हो गए 2 पॉइंट्स। पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे और राउंड ट्रिप के केस में कितना आंसर आएगा इसका? 0। 2 केसेस हो गए हमारे, कंजर्वेटिव और दूसरा फोर्स हमने कौन सा पढ़ा है, नॉन कंजर्वेटिव, उसके लिए राउंड ट्रिप का वर्क 0 नहीं आएगा पहली बात, और वर्क अलग अलग रास्ते से अलग अलग आएगा, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा, दैट इज अवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
इसके बाद 2 लाइन का और कंसेप्ट है वो कंप्लीट करना है। वर्क बाय वेरिएबल फोर्स लिखना जल्दी। वर्क बाय द वेरिएबल फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की डिटेल अगली क्लास में और आएगी। नाउ द वर्क बाय वेरिएबल फोर्सेस मतलब बेसिकली वेरिएबल किस सेंस में, व्हाट इज वेरिएबल इन दैट? हाँ, it can be direction, it can be magnitude also, or it can be both. The force can change its magnitude, the force can change the direction, it can change the magnitude and the direction both. तो इसमें हमारे सपोज एक 1 डायमेंशनल फोर्स है, फर्स्ट केस इज 1 डायमेंशनल फोर्स, फिर यहाँ पर 2 डायमेंशनल फोर्सेस भी आते हैं, एंड सिमिलरली वी कैन हैव 3 डायमेंशनल फोर्स. What is 1 dimensional force? A 1 dimensional force means what? A force of fixed direction and a variable magnitude. और अगर वेरिएबल डायरेक्शन वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पर नोटिस करो, फिक्स्ड डायरेक्शन लिख रहे हो, फिक्स्ड डायरेक्शन वेरिएबल मैग्नीट्यूड, बट इफ बोथ आर वेरिएबल मींस डायरेक्शन इज वेरिएबल एज वेल एज मैग्नीट्यूड, देन इट कम्स एज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. पर 3 डायमेंशन हमारे सिलेबस में नहीं है 12th लेवल पर. मतलब आपसे कहा जाए कि हम लोग किसी पॉइंट आई से स्टार्ट हुए और फिर किसी पॉइंट एफ की तरफ जाना है मेरे को, एक पॉइंट आई से एक पॉइंट एफ पे जाना है, और जाने का जो रास्ता है वो बड़ा गंदा सा है, कोई जिगजैग पाथ है, उल्टा सीधा रास्ता है. और जिस फोर्स की वजह से हम लोग जा पा रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, एंड लेट्स से द वैल्यू इज 5 न्यूटन. मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं सर. हम लोग उस रास्ते में और आगे बढ़े, नाउ द फोर्स हैज द सेम डायरेक्शन बट नाउ इट इज 10 न्यूटन. नेक्स्ट पॉइंट पर फोर्स अभी भी सेम डायरेक्शन में है बट नाउ इट इज 15 न्यूटन, और आगे बढ़े फोर्स सेम डायरेक्शन में बट उसकी वैल्यू 20 न्यूटन है. तो हम किस टाइप के फोर्स में मूव कर रहे हैं? 1 डायमेंशन, डायरेक्शन नहीं बदल रहे. डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब स्टार्ट किया था और जब खत्म किया था और इन बिटवीन सेम है, बट व्हेन वी स्टार्टेड द फोर्स वाज 5 न्यूटन, देन इट बिकम्स 10, 15, 20. वैल्यू चेंज हुई है उसकी. इसी को कौन सा फोर्स कह रहे हो? 1D. और ये कौन सी डायमेंशन का फोर्स हुआ? इन विच डायमेंशन द फोर्स इज प्रेजेंट. डायमेंशन होती है एक्स वाई जेड, तो ये फोर्स कौन से डायमेंशन की है? तो आप कहोगे दिस इज अ वेरिएबल फोर्स. इसको हम ऐसे कहेंगे, इट इज अ वेरिएबल फोर्स इन एक्स डायमेंशन. डायमेंशन और डायरेक्शन दो अलग वर्ड्स. डायमेंशन मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस, और डायरेक्शन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस की पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड. एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 साइड होती है, प्लस वाली भी और वो डायरेक्शन हो गया. डायमेंशन मतलब सिंपली एक्स एक्सिस. तो सिमिलरली हम ऐसा फोर्स भी तो ले सकते हैं ना जो वाई डायमेंशन में वेरिएबल हो, ऐसा भी फोर्स हो सकता है जो जेड डायमेंशन में वेरिएबल हो. जैसे ये तो मैंने एक्स का एग्जांपल लिया है. और ऐसे फोर्सेस को मैथमेटिकली, such kind of forces in mathematics are like I cap, जो क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन. एंड देयर विल बी सम फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन आएगा यहां पर जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे. वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा या वेरिएबल फंक्शन होगा? अगर हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन वेरिएबल फोर्स की,
मतलब यहाँ पर किसी तरीके का मैथमेटिकल फंक्शन होगा। एज एग्जांपल हो सकता है कि फोर्स कुछ ऐसा हो सकता है कि फोर्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आई कैप हो। समझ पा रहे हैं इसे? तो इसका क्या मतलब है, ये क्या बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आई कैप डायरेक्शन, और ये इंफॉर्मेशन, बट मैग्नीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, व्हिच मींस इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ फोर्स विल आल्सो चेंज। ये हमारा वेरिएबल फोर्स हुआ। और इनके वर्क निकालने के लिए वर्क ऑफ सच काइंड ऑफ फोर्सेस is obtained by integration of that force relative to the dimension in which it acts। मतलब कि अगर फोर्स आपका x डायमेंशन में है तो dx के साथ इंटीग्रेट होगा, फोर्स अगर y डायमेंशन में है dy के साथ, तो dy, z डायमेंशन की फोर्स है dz, dz, डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। ये इसका प्रॉपर्टी है, ये भी हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, वर्क बाय वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। और जितने मैं हाईलाइटेड स्टेटमेंट बोलता हूँ इनको जाकर के एक अलग से शॉर्ट नोट तैयार करिए, रिवीजन नोट जिसको बोलते हैं। इसमें तो रहनी ही चाहिए, एक अलग से डायरी बननी चाहिए उसकी, जिसमें जितने हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो अलग अलग लिखो। तो दिस इज वर्क बाय वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। ये डीएक्स कंपलसरी नहीं है, एज्यूमिंग दैट फोर्स इज ऑन एक्स डायमेंशन, यहाँ पर डीएक्स आएगा, फोर्स ऑन वाई डायमेंशन है तो यहाँ पर डी वाई, जेड डायमेंशन। तो एज फॉर दिस एग्जाम्पल इट इज रूट ऑफ, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड सपोज आप 0 से लेकर के और किसी पॉइंट 2 तक गए, ऐसे मैं एग्जांपल चूज कर रहा हूँ, तो आगे अपना आंसर ले आओ मैथ्स के हिसाब से। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन आना चाहिए। कर लेंगे आगे के पार्ट। 3। ठीक है। तुम भैया कहाँ सो गए, खो गए कहीं पर, कहीं खोए हो? अच्छा, 3। मिस कर रहे हो क्या किसी को? है? ये बेचारा इतना उदास है, लग रहा कि कहीं कुछ स्कूल में हो गया हो। अब ये सोचो कल कैसे मनाएंगे। अभी इन चक्रों में पढ़ना नहीं, अभी लेना बता दे रहे। हाँ, कितना है आंसर यार? ठीक है, बाकी अब चलो अगली क्लास में बताएंगे।